Assalamualaikum viewers, I am Amar Babar. I welcome you all on behalf of CSS Architect. थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। हमारे मुल्क में CSS बहुत एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन समझा जाता है और ऑलमोस्ट हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक CSS ऑफिसर बन सके। इस ड्रीम को अचीव करने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रेस्टीज पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3 दफा CSS माशाल्लाह क्लियर भी किया है। 2012 में, 2015 में एंड 2020 में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। करंटली अभी ये एज ए डिप्टी कमिश्नर सर्व कर रही हैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में। प्लीज वेलकम मिस माहीन हसन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अमर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैम थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। आपका CSS का इंट्रोडक्शन तो हमारी कम्युनिटी जानती ही है, थोड़ा सा अगर आप हमें अपना एकेडमिक बैकग्राउंड से थोड़ा गाइड कर दें। जी, एकेडमिक बैकग्राउंड इस तरह से है कि स्कूलिंग मेरी है गैरजन एकेडमी फॉर गर्ल्स लोहार कैंट से। मैंने अपना मेट्रिकुलेशन वहाँ से किया साइंसेस में। उसके बाद इन 2005 आई जॉइंड किनेड इंटरमीडिएट के लिए, और मैंने जनरल साइंस में जो है वो इंटरमीडिएट किया, मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। वो मेरा कंप्लीट हुआ 2007 में। तो एट द सेम अराउंड द सेम टाइम जब मेरे इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर्स चल रहे थे, मुझे लम्स की तरफ से भी ऑफर लेटर आ गया। तो इन द सेम ईयर इन 2007 आई जॉइंड लम्स। वहाँ से मैंने BSc ऑनर्स किया पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, एंड आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2011। 2011 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज पर माय ओन प्लान, मेरा ये प्लान में था कि मैंने CSS का एग्जाम देना है द वेरी नेक्स्ट ईयर। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो मैंने एग्जाम दिया 2012 में, और उसके फ़ौरन बाद जो है मैंने अर्बन यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, अब तो वो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कंपनी है, उस वक्त इट यूज्ड टू बी अ प्रोजेक्ट। तो 6 to 8 months, आई थिंक 8 months मैंने वहाँ पे जॉब की, और उसके बाद मैंने GC यूनिवर्सिटी लाहौर में MPhil पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। सो अराउंड द सेम टाइम मेरा रिटर्न भी क्लियर हो गया CSS में, और मैंने जो है वो इंटरव्यू भी दिया, साथ साथ मेरा MPhil का कोर्स वर्क भी चल रहा था। सो वो बाय द टाइम मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ तो उसके कुछ मंथ्स बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। राइट मैम। मैम, एक मिथ प्रिवेल करती है कि अगर किसी ने CSS करना है तो उसको अपने आप को सोशली आइसोलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी हम लाइफ देखते हैं तो ये बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज है। आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं और माशाल्लाह एक मदर भी हैं, तो आपने ये मिथ को कैसे बर्स्ट किया? सोशली आइसोलेट मैं नहीं समझती कि करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आप ऑब्वियसली यू विल नीड टू लिमिट योर लेजर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी लिमिट करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल नेचुरली क्योंकि मैं वीकडेज में बिजी होती थी, मैंने वीकेंड्स यूटिलाइज करने होते थे पढ़ाई में। सो इन दोज मंथ्स जब मेरी पढ़ाई काफ़ी इंटेंस थी, तो उन दिनों में नेचुरली मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को जो है मैंने काफ़ी लिमिट कर दिया। नॉनदलेस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो जाहिर है मैं आई कुड नॉट एस्केप देम इन एनी वे। तो मैं थोड़ा सा प्रायोरिटाइज में करती थी, अपनी स्केड्यूलिंग इस तरह से रखती थी कि मैं ऐसे टाइम पे पढ़ाई करूँ कि जब मैं सबसे ज़्यादा रिटेन कर सकूँ और जब मैं आराम से बैठ के पढ़ाई करूँ। इट यूज्ड टू बी यूजुअली द अर्ली मॉर्निंग टाइम। अर्ली मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करके उसके बाद ऑफिस पे जाती थी, शाम को फैमिली टाइम, एंड यूजुअली वीकेंड्स में ज़्यादा यूटिलाइज करती थी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल खुद को सोशली आइसोलेट कर लें, वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सिर्फ पढ़ाई भी आपको जो है वो बहुत एग्जॉस्ट कर देती है। थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश करने के लिए जो है वो मेरा ख्याल ज़रूरी है कि हल्का फुल्का जो है वो बीच में आप लोगों से मिले। कहीं मतलब सिर्फ एक जगह बैठ के आप 6 महीने बैठ के प्रिपरेशन ना करते रहें। A bit of change is good, but you should not lose your focus in the process. अच्छा मैम, प्रेसी को सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम समझा जाता है
और इसमें 81 मार्क्स स्कोर करना एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो आपने इसको माशाल्लाह फ्लाइंग कलर से पास किया है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है इस पेपर को कैटर करते हुए? देखिए, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी ये है कि आपकी जो इंग्लिश की फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी हो, इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो। इंग्लिश ग्रामर के बगैर इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें ऐसे में, इंग्लिश में, या इवन सीएसएस के किसी भी पेपर में। सेकेंड, यहाँ पे मैटर करती है प्रेसी। प्रेसी 20 मार्क्स की होती है एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेसी पेपर। अगर आप प्रेसी फेल कर दें तो बाकी मार्क्स, अगर आपके 80 में से 80 भी हैं, तो यू विल नॉट पास द पेपर। तो प्रेसी की इट ओनली कम्स थ्रू प्रैक्टिस। उसकी प्रैक्टिस करें, किसी अच्छे टीचर को चेक कराएं। अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो डेली एक प्रेसी की प्रैक्टिस करें, इस तरह प्रेशर भी नहीं पड़ेगा एंड यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर आता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी प्लस इडियम्स टाइमली शुरू कर दें, पेयर ऑफ वर्ड्स, ओवरऑल वोकैबुलरी स्टार्ट डूइंग इट। आई वुड से कम 6 महीने इस पे लगाएं और बगैर प्रेशर के करें। हर रोज अगर आप 10 से 20 वर्ड्स भी फॉर लाइक 5-6 मंथ्स करते हैं तो आई थिंक यू विल डू गुड। एट द एंड ऑफ द डे फिर ये है कि नेचुरली अब पूरी डिक्शनरी याद करना किसी भी कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन जिन्होंने मास्टर्स किया हो इंग्लिश के अंदर, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ जाहिर है फिर एट द एंड दुआ का भी एलिमेंट होता है इसके अंदर, कुछ लक आपकी होती है, कब पेपर आसान आ रहा है, कब मुश्किल आ रहा है। बट ये कि इंसान अपनी तैयारी तो पूरी रखे। सो उसमें ये है कि वोकैबुलरी टाइमली शुरू कर दें, इडियम्स को टाइमली शुरू कर दें एंड कवर एज मच एज पॉसिबल विदाउट प्रेशर। राइट मैम, डॉन को बहुत कंट्रोवर्शियल समझा जाता है सीएसएस की प्रिपरेशन में। कुछ लोग इसको बाइबल ऑफ द सीएसएस बोलते हैं और कुछ लोग डिस्करेज करते हैं। तो आपका इस पे क्या ख्याल रखती हैं, आप इस पे क्या? लेकिन डॉन एक कैंडिडेट को 2 तरह से फायदा देता है। इट इज डेफिनेटली नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट डॉन का पहला फायदा तो ये है कि आप करंट अफेयर से इन टच रहते हैं। आप कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं, मतलब आप द न्यूज पढ़ सकते हैं, आप उर्दू का अखबार भी पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर से जो है वो इन टच रहेंगे। बट अगर आप डॉन पढ़ रहे हैं तो नेचुरली आप एक अखबार है तो यू विल बी फॉलोइंग करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, सारे के सारे इश्यूज। दूसरा इसका फायदा ये है कि डॉन की इंग्लिश, बिकॉज इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, इट इज अ वेरी गुड इंग्लिश। उनके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे वर्ड यूज किए होते हैं, सिंपल होता है, समझ में आने वाला होता है, बट इट इज वेरी, आई वुड से, सोफिस्टिकेटेड एज वेल। सो अगर आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जो कि वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इज टू रीड गुड इंग्लिश, तो उसके लिए भी डॉन इज वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप पढ़ सकते हैं, गो फॉर इट। अगर नहीं भी पढ़ सकते, एक्सप्रेस है, द न्यूज है, सब में अच्छी इंग्लिश लिखी जाती है। बट डॉन, आई वुड अगेन से कि आपको इट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, डेफिनेटली। राइट मैम, डॉन के अलावा कोई फॉरेन मैगजीन या न्यूज आप रिकमेंड करना चाहें स्टूडेंट्स को? As far as foreign magazines are concerned, I would say that The Economist is a really good magazine, जिसके अंदर ओवरऑल एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपको जो है वो मिल रहा होता है, हर रीजन को कवर कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इकोनॉमिस्ट, उसमें बड़ा अच्छा एनालिसिस भी दिया हुआ होता है। और अगर आप इसी लाइब्रेरी में जाके या इवन सब्सक्राइब भी अगर कर सकते हैं तो आई वुड से कि आप उसको फॉलो करें। मैम, कुछ मेन स्ट्रीम अकेडमीज बुक रिकमेंड करती हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। तो क्या ये बुक्स पढ़ना जरूरी है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स को पास करने के लिए, या सीएसएस इनके का अलावा रिटन, किया जाए? जी, सीएसएस का जो रिटन एग्जाम है, इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम। साथ ही साथ आपकी एनालिटिकल और आई वुड से आर्गुमेंटेटिव एबिलिटीज जो है वो भी टेस्ट हो रही होती है। सो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपके पास और जितने ज़्यादा आपने एनालिसिस पढ़े होंगे या आप नॉलेज गेन करके आपने खुद सोचा होगा इश्यूज के बारे में, आप जो है वो बेहतर अपना आंसर जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक इन बुक्स का ताल्लुक है, तो ये ऐसे बुक्स हैं कि जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सीएसएस का सिलेबस कवर करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स कर लें, करंट अफेयर्स की भी कुछ चीज़ें कर लें, इन जनरल आपका नॉलेज भी वो बढ़ाते हैं। बट डोंट स्टे कन्फाइंड टू एनी सिंगल बुक। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और आई वुड से इंडो पाक हिस्ट्री, ये इस तरह के सिलेबस हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं कि जिसके अंदर आप खुद को कन्फाइन नहीं कर सकते। आप सिलेबस के हिसाब से चलें और गो बाय द टॉपिक्स
और जहाँ से आपको किसी अच्छी जगह से मिलता है, उसके बारे में नॉलेज मिलता है, जितना मिलता है आप उसको पढ़ें, उस पर सोचें, एनालिटिकल अपना उस पर खुद सोचें, अपने ओपिनियंस बनाएं, और ओपिनियंस बनाएं विद सॉलिड ग्राउंड्स। ये देखें कि अगर आप ओपिनियन को अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ऐसे कि आप किसी एक बुक को स्टिक करें और आप कहें कि जी यही है जो मुझे CSS पास भी करा दे, या यही है जो जिससे मुझे मेरा CSS जो क्लियर हो जाएगा। राइट मैम, आपके ऑप्शनल्स की अगर हम बात करें तो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो उससे आपके ऑप्शनल्स काफी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो आपने क्या सोच के अपने ऑप्शनल्स को चूज किए? मेरे ऑप्शंस में थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड था, बिकॉज मैंने इंटरमीडिएट लेवल पे मैथ पढ़ी थी, स्टैट्स पढ़ी थी, एंड देन आई कंटिन्यूड सम ऑफ इट इन लम्स में मैंने स्टैट्स पढ़ी, मेरा माइनर मैथमेटिक्स में था। सो कुछ मेरी बेसिस जो है वो अच्छी बनी हुई थी। सिमिलरली लम्स में ही मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्सेज लिए थे, वहाँ से मेरी कुछ बेसिस अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर ये था कि हमारी क्योंकि स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की जब स्पेशलाइज ट्रेनिंग हुई तो उसके अंदर अकाउंटेंसी मैंने बड़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े। तो कुछ मेरा बैकग्राउंड था इनके अंदर, कुछ जो है आई हैड टू बिल्ड अपॉन दोज फाउंडेशंस। तो मैथ के लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ी। स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए मैंने कोचिंग थोड़ी सी ली थी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो इट हेल्प मी इन द सेकंड अटेम्प्ट एंड इन द थर्ड अटेम्प्ट। स्टैट्स वाज द ओनली सब्जेक्ट जो कि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में कंटिन्यू किया एंड इट पेड ऑफ डेफिनेटली। तो इस तरह से ये कि मैथ में कोचिंग ली, स्टैट्स में पहले कोचिंग ली थी, अकाउंटेंसी की कुछ फाउंडेशन पहले से थी, तो वो मिक्स एंड मैच था। इट वाज अ रिस्क एज वेल बिकॉज यू नेवर नो कि आप पेपर हाउ द पेपर वुड टर्न आउट। तो अल्लाह का शुक्र है, इट वाज अ रिस्क वेल वर्थ इट। मैम नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम अकेडमीज हैं वो दो कॉम्बिनेशन रिकमेंड करती हैं, जिसमें एक में IR हो गया, आपका इंटरनेशनल लॉ हो गया एंड US हिस्ट्री हो गया। दूसरे ग्रुप में आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। तो आपके ओपिनियन में क्या ये वाइज डिसीजन है कि एकेडमीज की रिकमेंडेशंस के मुताबिक आपने अपने ऑप्शंस रखने हैं, या आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड भी रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को? देखिए, अकेडमीज जो रेकमेंड करती हैं उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। मतलब उन्होंने बहुत सालों से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत उन्होंने बेतहाशा हजारों के हिसाब से DMCs देखी होती हैं, ट्रेंड्स देखे होते हैं, कैंडिडेट्स का किस तरफ रुझान बेहतर होता है, और टॉपर्स जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स को फॉलो करते रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेते रहे हैं, उस चीज़ को उनके बारे में इनकी केयरफुल रिसर्च होती है, स्टडी होती है। सो आई वुड नॉट इंटायरली डिस्काउंट द फैक्ट कि जो है ये जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, या इट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, या कैंडिडेट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप डेफिनेटली उनकी रिसर्च से फायदा उठाएं, और इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज सब्जेक्ट्स गो फॉर देम, बट आपने कुछ अपना माइंड भी अप्लाई करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CSS। अपना माइंड अप्लाई करें, आप ये देखें कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, खुद थोड़ी सी रिसर्च करें कि ओवर द ईयर्स कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेहतर स्कोरिंग रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा रैंडम है, बहुत ज़्यादा इरेटिक रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बुरी हिट खाई है। फॉर एग्जाम्पल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट IR had taken a very bad hit. It was really badly hit. तो इसके बाद मैंने IR को दोबारा I never took it again. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो परपेचुअली लो स्कोरिंग होते हैं, तो बिल्कुल दे आर टू बी अवॉइडेड। लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं, लॉ हो गए, इस तरह के। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो मीडियोकर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मीडियोकर मार्क्स आ ही जाते हैं, वो थोड़े सेफर सब्जेक्ट्स होते हैं। देन कुछ होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जिसके अंदर आप IR को भी ले सकते हैं, कुछ साल वो बहुत हाई स्कोर देता है, कुछ साल वो लो स्कोर देता है। तो आप खुद भी थोड़ा माइंड अप्लाई करें कैंडिडेट्स, और ये है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स देखें जो आप पढ़ भी सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने अकाउंटिंग ली डजंट मीन कि आप भी हर बंदा उस अकाउंटिंग को ले सकता है। जस्ट बिकॉज मैंने आज स्टैट्स ली डजंट मीन कि हर बंदा उसको ले सकता है या हर बंदे को लेनी चाहिए। मेरी इसमें बैकग्राउंड थी, थोड़ा सा आप सब्जेक्ट देखें, कोर्स देखें, अगर आप कंफर्टेबल हैं देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अ सब्जेक्ट कि जो स्कोरिंग भी नहीं है, जो समझ में भी नहीं आता। मैम आपके तीनों अटेम्प्ट्स में यही ऑप्शनल थे या आपने कुछ चेंज लेकर आई आप? नहीं, मेरे तो थर्ड अटेम्प्ट में तो ड्रास्टिकली चेंज थे। फर्स्ट टाइम तो आई टुक पॉलिटिकल साइंस, और उसमें IR था मैंने रखा हुआ था, इंडो पाक हिस्ट्री रखी हुई थी, एंड देन आई हैड स्टैट्स वाज द ओनली सब्जेक्ट जो कि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में कंटिन्यू किया।
सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने कुछ चेंज कर लिए, मैंने अकाउंटिंग रख लिया। थर्ड अटैम्प्ट में कम्प्लीटली मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। मेरा इस बार अकाउंटिंग था जो कि मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में भी रखा था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने फर्स्ट टाइम लिया, अप्लाइड मैथ मैंने फर्स्ट टाइम लिया, मर्केंटाइल लॉ मैंने फर्स्ट टाइम लिया था। दिस टाइम आई वाज फोकसिंग सोली ऑन माय रिटन स्कोर। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपना वो स्कोर मैक्सिमाइज करूं एंड देयरफॉर आई टुक दीस सब्जेक्ट्स। इसलिए मैंने चेंज किया पहले से। मैम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहें स्टूडेंट्स को कि कहाँ से तैयारी की जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा कम पढ़ाया जा रहा है एकेडमीज में, तो कोई फॉरेन। देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है, आप सिलेबस एक दफा अगर देखें, उसके अंदर 5 से 6 स्ट्रीम्स हैं जो कि एक कोर्स के अंदर उन्होंने इंक्लूड की हुई है। उस 100 मार्क्स के अंदर मैनेजमेंट भी आता है, HRM भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, देन आपकी बिजनेस भी आता है, मार्केटिंग आती है। 5 से 6 स्ट्रीम्स हैं जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कवर हो रही होती हैं। सबकी अपनी अपनी बुक्स हैं और सबकी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं। तो इफ़ द स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड, तो मैं वो सारी बुक्स अलग अलग हर स्ट्रीम के लिए आई कैन रिकमेंड देम, सेंड यू अ लिस्ट, और वो बेशक आप अपने स्टूडेंट्स से शेयर कर लें, अपने पेज पे शेयर कर लें। तो थोड़ा सा उसको सब्जेक्ट को देखें। ज़ाहिर है पढ़ाया नहीं जाता, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो पढ़ा नहीं जा सकता। उसमें सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक दो आई वुड से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से फाइनेंस से रिलेटेड हैं, और वो आपको उसमें कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। द रेस्ट ऑफ इट इज ऑल थियरी एंड इट कैन बी स्टडीड राइट बाय अ मैम। कैंडिडेट। मैम, सिलेबस ओवरलैपिंग वाली बात आपके ओपिनियन में किस हद तक वैलिड है? क्या सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग होते हैं या सेपरेटली ही प्रिपेयर करने चाहिए? देखिए, प्रिपेयर तो हमें सेपरेटली करने पड़ता है। ओवरलैपिंग तो जो है वो इवन इफ अगर ओवरलैपिंग हो भी तो भी प्रिपेयर तो अलग अलग। पाकिस्तान अफेयर्स अलग प्रिपेयर करना है, इंडो पाक हिस्ट्री अलग प्रिपेयर करना है, पॉलिटिकल साइंस अलग प्रिपेयर करना है। इवन दो इन सब में बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे कि जो कि ओवरलैपिंग होंगे। इंडो पाक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, इट वुड ओवरलैप majorly with Pakistan affairs and current affairs. Political science आप लेंगे, it would overlap to some extent with current affairs, especially कुछ पाकिस्तान affairs में भी इस तरह के questions आ जाते हैं। तो overlapping is one thing, but you need to cover the entire syllabus अलग-अलग subjects का। राइट मैम। चलें अब थोड़ी सी ऐसे के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली तो ऐसे एक दफा भी पास करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने माशाल्लाह 3 दफा पास किया है। आपकी तीनों दफा क्या स्ट्रेटेजी रही है और आपका ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है? थोड़ा सा हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें इस बारे में। देखिए, ऐसे में ऑब्वियसली आउटलाइन भी आती है। आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आउटलाइन शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी वेरी कंसाइज। और जब तक आप क्लियर आउटलाइन में इंडिकेट नहीं करेंगे अपने एग्जामिनर को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि आप अपनी कम्युनिकेशन सही तरह से इस्टेब्लिश कर सकेंगे विद द एग्जामिनर। जहाँ तक स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो जो भी टॉपिक लें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फोकस। जिस टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ये देखेंगे उसका फोकस क्या है। अगर बात यहाँ पे कश्मीर के बारे में हो रही है, तो कश्मीर के साथ किस एस्पेक्ट को अटैच किया जा रहा है? क्या वो रीजनल एस्पेक्ट देख रहे हैं, या वो कश्मीर का इटसेल्फ को इंडिपेंडेंटली कोई एस्पेक्ट है, या वो इंटरनेशनली इसको देखा जा रहा है? सिमिलरली हमें IMF का आया था। अगर IMF का टॉपिक है तो IMF को सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, या वो दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बात कर रहा है कि IMF किस तरह से ऑपरेट करता है और किस तरह से जो है वो उसका इन्फ्लुएंस है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि टॉपिक में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद जब आप लिखना शुरू करें तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अगर कोई पोजीशन ले रहे हैं अपने ऐसे के अंदर, आप कोई एक स्टांस ले रहे हैं, तो डू नॉट कीप द एग्जामिनर वेटिंग टिल द एंड कि आप पहले अपने सारी आर्गुमेंट्स दें और एंड पे अपना स्टांस एक्सप्लेन करें कि जी ये मेरा स्टांस था जो मैंने ऊपर आर्गुमेंट्स में कहा है। मेरी एक स्ट्रेटेजी रही है कि हमेशा मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट पहले पैराग्राफ के अंदर उसको एक्सप्रेस कर दिया। whatever stance that I'm going to take in the essay, मैंने उसको हमेशा पहले पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स जितने भी हैं, वन बाय वन उनको मैंने एड्रेस किया है इन द लेटर पैराग्राफ्स। और इन द एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पूरे ऐसे में जो बात की है, आप उसको प्रॉपरली आर्गुमेंट्स दे के जब आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो कंक्लूड इट प्रॉपरली, उसको कंक्लूड करें। और आई थिंक दैट दीज आर सम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश राइटिंग स्किल्स शुड बी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है
अगर आपकी स्पेलिंग्स ठीक नहीं है और अगर आप राइटिंग फ्लो आपका जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट अ गुड एसे। उसकी प्रैक्टिस करें, राइटिंग फ्लो की प्रैक्टिस करें। टाइम कम होता है ऐसे में भी, बाकी पेपर्स में भी कम। ऐसे में तो फिर आप 3 घंटे एक ऐसे के लिए, बट बाकी पेपर्स में टाइम कम होता है। राइट एज मच एज पॉसिबल बिफोर द एग्जाम, तो उससे आपका राइटिंग फ्लो इस्टेब्लिश होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे के लिए मैंने हमेशा फॉलो की है। राइट मैम, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, इनकी आइडियली लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? देखिए, बैलेंस होना चाहिए। लेंथ आई कैन नॉट रियली प्रिस्क्राइब कि इसमें आप 500 वर्ड्स लिखें, इसमें आप 1000 वर्ड्स लिखें, लेकिन नेचुरली आपका फर्स्ट जो ओपनिंग पैराग्राफ होगा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा, तो वो एक छोटा पैराग्राफ होगा रिलेटिवली, और वो एक पैराग्राफ होगा। उसके बाद आप उसकी बॉडी ऑफ द ऐसे आप शुरू करेंगे तो वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे, फिर आप अपोजिंग आर्गुमेंट्स पर एड्रेस करेंगे, तो वो तो मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे। इट कैन इवन गो बियॉन्ड 1000 वर्ड्स और मे बी 1200 वर्ड्स, 1300 वर्ड्स। फिर आप जब कंक्लूजन में आएंगे तो कंक्लूजन डज नॉट नीड टू बी मोर देन वन पैराग्राफ. The 2 paragraphs of conclusion is not a conclusion. Conclusion has to be in 1 paragraph. तो वो आपका 200 वर्ड्स का भी हो सकता है, वो 300 वर्ड्स का भी हो सकता है, नॉट, तो वो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, इट इज अप टू योर कंफर्ट। बट ये है कि इट शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा ना हो कि आपकी इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो जाए कि बॉडी छोटी लगने लगे। इंट्रोडक्शन शुड बी स्मॉलर, थीसिस स्टेटमेंट के साथ। Body of the essay should be longer naturally, and conclusion should be shorter. It should sum up your essay. Conclusion में आपने कोई नई बात नहीं करनी, आपने अपने essay को सिर्फ sum up करना है। राइट मैम, आप एक्सप्रेशन की बात कर रही थी, तो एक सिंपल एक्सप्रेशन अच्छा समझा जाता है या फैंसी वोकैबुलरी? I would say कि expression बेहतर रहता है। आप फैंसी वोकैबुलरी यूज करें बट आपको उसकी यूजेज प्रॉपर नहीं आती, इट इज ऑफ नो गुड यूज। आप एक सिंपल आर्गुमेंट देने में बहुत ही मुश्किल वर्ड इस्तेमाल कर लें जो आम फहम में आपको समझ में ना आए, एग्जामिनर को समझ में ना आए, आई डोंट थिंक दैट इट इज अ वेरी गुड आइडिया। मैंने हमेशा सिंपल इंग्लिश लिखी है, आप सिंपल इंग्लिश लिखें, और लेकिन अपनी बात को सही तरह एक्सप्रेस करना आपको आता हो। तो सिंपल इंग्लिश होने से आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। राइट मैम, रिकमेंडेशंस वाला पार्ट भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ मेंटोर्स कहते हैं कि जी रिकमेंडेशंस लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी जहां मांगी गई हैं वहां लिखनी चाहिए। आपने अपने लास्ट अटेम्प्ट में जो ऐसे अटेम्प्ट किया है उसमें आपने रिकमेंडेशंस दी थी? जी, मैंने रिकमेंडेशन दी थी। मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, और आफ्टर एड्रेसिंग द सब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म, प्रोवाइडिंग कुछ मैंने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की, फिर मैंने चैलेंजेस के बारे में बात की। इन द एंड आई डिड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस बिफोर कंक्लूडिंग द एसे। तो इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग, मे बी 2 पैराग्राफ्स मैक्सिमम थे, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ी सी मैंने रिकमेंडेशंस जो है उसमें प्रोवाइड की। राइट मैम, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन की क्या फ्रीक्वेंसी रही है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आपकी आवाज कट रही थी। आप मैम, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और आपकी इवैल्यूएशन की क्या फ्रीक्वेंसी रही है आपकी राइटिंग प्रिपरेशन में? प्रैक्टिस, जी राइटिंग प्रैक्टिस का तो ये था कि मैं आई यूज्ड टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस डेली। वो मैं इस चीज को तो मैंने एक स्पेशली इन द लास्ट 2 months मैंने रेगुलर रूटीन मैंने इसको बनाया था। जहाँ तक इवैल्यूएशन की बात है तो इवैल्यूएशन बिकॉज सिंस आई रोट मेनी रिसर्च पेपर्स इन लम्स, हमें हमारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते थे दैट वी यूज्ड टू राइट अ लॉट। तो ये है कि इवैल्यूएशन का तरीका तो सिंपली ये है कि आप किसी ऐसा बंदा जो बेहतर जिसकी इंग्लिश आपको लगती है, आप उसको एक दफ़ा दिखाएं, उससे इवैल्यूएट करवाएं, और अगर तो आपको इंग्लिश के टीचर मिल जाते हैं तो ये तो बेस्ट, आई वुड से कि ये तो बेस्ट चीज़ है। तो लेकिन अगर किसी बंदे की भी इंग्लिश ज़रा बेहतर है, या आपको लगता है कोई सीनियर है जो इवैल्यूएट कर सकता है, बेहतर इवैल्यूएट कर सकता है, तो उनसे इवैल्यूएट करवाएं। मैम, आपका कोई स्पेसिफिक वे, कोई रेफरेंसेस और कोटेशंस ऐड करने का ऐसे में? ऐसे में आई हैव नेवर बीन मच इन फेवर ऑफ एडिंग कोटेशंस। मैंने अगर उसमें ऐड करनी भी हो तो हमेशा विद इन द पैराग्राफ, कभी मैंने अलग से नहीं की, विद इन द पैराग्राफ उसमें मैंने जो है वो कोटेशंस हमेशा ऐड की।
और ये है कि आई फोकस मोर ऑन द आर्ग्यूमेंट्स जो कि मैं कर रही थी अपनी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने में। तो आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करें, अपने एसे का स्ट्रक्चर ठीक रखें, तो कोटेशन जहाँ ज़रूरी है वहाँ लिखें, विद इन द पैराग्राफ लिखें। बट ये अगर ज़रूरी नहीं है एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द रेफरेंस और द डेटा और द कोटेशन इटसेल्फ, तो वो ना ऐड करें। राइट मैम, आपने माशाल्लाह सिर्फ रिटन में नहीं इंटरव्यू में भी बड़ा अच्छा स्कोर अचीव किए, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है इंटरव्यू के बारे में? देखिए, इंटरव्यू में स्पेशली करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। उसके अलावा आपकी अपना जो एक बायोडेटा होता है जिसके अंदर आपका एजुकेशनल प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन, आपकी बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, उस सब के बारे में यू शुड बी वेल वर्स्ड विद देम। आपने अगर कोई अपनी हॉबीज लिखी हैं उनके बारे में यू शुड बी परफेक्टली अवेयर। और इंटरव्यू तो वैसे तो इट इज़ एनालिटिक जनरली, कभी कभार टोकन क्वेश्चंस भी, इस बार काफ़ी टोकन क्वेश्चंस हुए हैं, बट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल। आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपकी नॉलेज बेस अच्छी होगी। अपनी नॉलेज बेस अच्छी करें, मॉक इंटरव्यूज जितने हो सकते हैं वो दें, और इट इज़ जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। राइट, एनी स्पेशल मैसेज फॉर सीएसएस एस्पिरेंट्स मैम? जी, सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए आई वुड से कि स्टे फोकस्ड। इसमें डिटर्मिन्ड रहना और फोकस्ड रहना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बगैर इन दो चीज़ों के, फोकस के और डिटर्मिनेशन के, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिट डाउन एंड प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम जिसके बारे में सर्टेनिटी भी नहीं होती। इट इज़ वेरी नर्व टेस्टिंग, क्योंकि ये नर्व्स का टेस्ट होता है ये एग्ज़ाम, नॉट जस्ट अ प्रेपरेशन, बट एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना नर्व टेस्टिंग होता है। उसके बाद रिजल्ट का वेट करना इज अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। उसके बाद इंटरव्यू देना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू देना और उसके बाद रिजल्ट का वेट करना। द इंटायर प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 years इसमें लगते हैं आपको ट्रेनिंग तक पहुंचते पहुंचते। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। तो अपनी नर्व स्ट्रांग रखें, स्टे होपफुल, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, और प्रैक्टिस करें, इंग्लिश अपनी बेहतर करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।